हमने कहा भी था कि सूत्र में कि कम से कम 300-400 लोकोक्तियों का हमको सरल अर्थ जानना है। 100 प्लस लोकोक्ति का कम से कम 200-300 शब्द लिखना है। कम भी लिख सकते हैं, 70 से 100 के बीच में, और करीब 30-40, हाँ इसको 800 लिखना है। ये करना है ना। तो ये तो कुछ हम लिखवा ही दे रहे हैं, 200-300 शब्द। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ता है, तो कम से कम 200-300 लिखना है ना। ये जब हो जाएगा तो फिर ये वाला हो जाएगा। ये प्रोसेस है, पहले ये काम कीजिए, फिर अपने आप ये 800 हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी होगा, लेकिन थोड़ा अभी तो समय है। इसलिए हमने कहा था कि 15 दिन पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है निबंध। कितना दिन पढ़ना है? तो 15-20 दिन में संभव है? नहीं है संभव। चलिए, तो एक लोकोक्ति को इन सभी समस्याओं के साथ जोड़ते हैं। बहुत पॉपुलर लोकोक्ति है, बाप काटे घोड़ा का घास। बेटे का नाम दुर्गा दास। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है बाप काटे घोड़ा का घास? बाप मरे अंधेरे में। हाँ, अंधेरे में। हाँ, बेटे का नाम पावर हाउस। ये सुना होगा, ये सेम है। बाप काटे घोड़ा का घास, बेटे का नाम दुर्गा दास। ठीक है। बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। हाँ, माई चले गली गली, और बेटे का नाम बजरंग बली। हाँ चलिए, बाहुबली। हाँ बिल्कुल सही। ये सब मिलते जुलते हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग है। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये सब मिलते जुलते हैं, है ना, एक जैसे अर्थ लेते हैं। अब इसको हमको लिखना है, तो इसका सरल अर्थ सबको पता है? नहीं, अब सब लोगों को पता है। क्या पता है? क्या पता है? क्या हुआ सरल अर्थ? अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, यही है। यानी जितनी वास्तविक स्थिति है उससे बहुत ज़्यादा दिखाना, यही मतलब। क्या? हाँ हाँ बताइए, कोई लिखा है तो शायरी अपनी। हाँ, तो इसमें इसमें बताइए, और लोगों को तो भी फायदा होगा। क्या? अच्छा, लिखना पड़ता, हाँ तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं, कविता में बोल सकते हैं। तो इसका सरल अर्थ समझ रहे हैं? ये वाला जो लोकोक्ति है वो मैला आंचल से है। मैला आंचल में इसका प्रयोग हुआ है, रेणु ने किया है। हमने कहा था कि लोकोक्तियों का प्रयोग साहित्यिक रचनाओं में भी हुआ है। रामचरितमानस में भी बहुत सारी लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ। विद्यापति करते हैं, रेणु करते हैं, नागार्जुन करते हैं। प्रेमचंद के रचनाओं में बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। ये वाली लोकोक्ति मैला आंचल में रेणु ने प्रयोग किया है। बाप काटे घोड़ा का घास, तो बेटे का नाम दुर्गादास। यानी पिता जो है, पिता गरीब है, विपन्न है, सुविधाहीन है। और यहां भी वही है, बाप मरे अंधेरे में, और बेटा अपना नाम क्या रखे हुए है? पावर हाउस रखे हुए हैं। यानी अतीत और वर्तमान में कोई मेल नहीं है। अतीत अलग है, वर्तमान अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है। यानी दिखावा है, डींग हाँकना है। माई चले गली गली, ये भी अतीत की बात है, अतीत की बात। और बेटे का नाम बाहुबली है, या जो भी। तो ये सब, इसको कैसे लिखा जाए? लिखा जाए कैसे?
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बाप का मतलब केवल फादर से नहीं है, सरल अर्थ है फादर, इस सरल अर्थ, इसका विशेष अर्थ भी है जिसको हम निबंध में लिखेंगे। ये तो सरल अर्थ है, आप जानते हैं कि लोकोक्तियां केवल सरल अर्थ से नहीं चलती, शब्दार्थ से नहीं होता, उसका विशेष अर्थ भी लिखना होता है। तो विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ है कि बाप एक पीढ़ी पहले है, यानी अतीत है, पूर्वज है। और ये अगर इस पर क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संसाधन के क्षेत्र में हो जिसको अर्थ कहा जाए, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या विकास के पैमाने पर हो, या जनशक्ति के पैमाने पर हो, या धर्म शक्ति के पैमाने पर हो, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, अध्यात्म के पैमाने पर हो, कहीं भी वो गरीब है, गरीब, लाचार। यानी अतीत को न देख करके व्यक्ति किसको, ये जो वर्तमान है, जो पुत्र है, वर्तमान में पुत्र है, ये अगर डींग हाँकता है, जो अपने अतीत को नहीं देख पा रहा है, जो अपना बैकग्राउंड नहीं देख पा रहा है, अपनी पृष्ठभूमि नहीं देख पा रहा है, तो निश्चित रूप से भविष्य पर काम नहीं होगा, भविष्य प्रश्न के घेरे में। जो संस्कृति अपना इतिहास भूल जाती है वो भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख पाती। तो इसलिए इतिहास का ज्ञान जरूरी, वर्तमान की नींव अतीत के ही बैकग्राउंड पर बनेगा। इसलिए पुत्र का काम है, आने वाले जनरेशन का काम है कि वो अपने अतीत को देखे। इसलिए संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में जब हमको अंग्रेजों से सीधे साक्षात्कार हुआ तो सब लोगों ने कहा कि हमारा अतीत कैसा है। और भारत भारती लिख रहे थे, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि कहे गए, उन्होंने कहा हम कौन थे, कौन थे ये अतीत पर ही बात है, कौन थे, क्या हो गए, ये क्या हो गए, हो गए, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में संबंध विच्छेद होता ही नहीं, संबंध बना रहता है। जिस तरह मानव की प्रज्ञा, हमारी चेतना तीनों खंडों में रहती है, ठीक वैसे ही राष्ट्र की भी प्रज्ञा तीनों खंडों में होती है। इसलिए जब चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे तो उन्होंने कहा हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, सुना होगा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये अतीत की ही बात कह रहे थे, या वो लिख रहे थे अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख रहे थे, कविता लिखी उन्होंने कि शेरों की मांद में आया है आसियार, जागो फिर एक बार। भारतीय शेर हैं और उसके घर में कौन घुस गया है, अंग्रेज रूपी सियार घुस गया है। सियार समझती हैं क्या? शेरों की शेरों की मांद में आया है आसियार। या निराला ने लिखा कि सवा सवा लाख को एक पर चढ़ाऊंगा, तब निज गोविंद सिंह नाम जप कहूंगा। यानी सवा लाख पर एक भारतीय भारी। ये क्यों कहा गया, हमने अपने अतीत को क्यों देखा? दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा होगा, आपने पढ़ा है। यानी अतीत जब तक गौरवान्वित नहीं होगा तब तक हम वर्तमान को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में इस बात की चर्चा हुई, सबके पहले जो ही सभ्य विधाता किन हो, ये भारतेंदु ने लिखा। यानी कोई भी संस्कृति, कोई भी पृष्ठभूमि, कोई भी देश, कोई भी समाज अपने इतिहास को भूल करके और भुला करके आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपने अतीत को देखेंगे, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखेंगे, उसकी सीमा संभावनाओं को देखेंगे, उसके अच्छे बुरे सभी पक्षों का एनालिसिस करेंगे। अंग्रेज जब आए थे तो अपने अतीत को लेके आए थे, अंग्रेजों ने भूला नहीं था। और अंग्रेजों ने साफ कहा कि हम लोग सभ्य हैं और आप लोग असभ्य हैं, ये कहा। व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी का नारा दिया।
कहा कि जी हम सभ्य हैं और जहाँ जहाँ असभ्यता होगी वहाँ वहाँ हम लोगों को सभ्य बनाएंगे। और इसीलिए और इस थ्योरी के साथ वो भारत पर रूल कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं देखिए, जालियांवाला बाग आप करते हैं, निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज आप करते हैं, तो असभ्य कौन हुआ। और उसी समय आपको याद है कि पश्चिमोत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है और तब अंग्रेजों को पता चलता है कि भारत में तो सभ्यताएं इतनी पुरानी हैं। ये खोज कब शुरू हुई? अब लगा कि नहीं, नगर की सभ्यता तो भारत में पहले से है इस क्षेत्र में। और तब अंग्रेजों को मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से थोड़ा पीछे हटना पड़ा। और अंततः लड़ाई विचारों की ही होती है। लड़ाई शारीरिक नहीं होती, दैहिक नहीं होती। दैहिक लड़ाई तो बहुत थोड़ी सी छोटी सी लड़ाई। वास्तव में लड़ाई कैसा है? वैचारिक लड़ाई। पॉलिटिकल क्षेत्रों में भी वैचारिक लड़ाई की ही जगह है। जैसे अभी लड़ाई पॉलिटिकल क्षेत्रों में क्या है कि भाई दक्षिण पंथ और वाम पंथ, इसी की लड़ाई है? नहीं, विचार की लड़ाई है कि हम राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करें। दोनों दल अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्रवाद को, अतीत को, इतिहास को। नहीं, जो मुख्य दल है, आपने देखा है कि जो बीजेपी है वो अपने तरीके से परिभाषित कर, वैचारिक लड़ाई है। और दूसरे दूसरे तरह के जो लोग हैं, दो खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा अलग कहता है, दूसरा खेमा अलग कहता है। नहीं, और इसी के बीच की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई के आधार पर ही, क्योंकि जनता अशिक्षित है इसलिए वो बटी रहती है, वरना ये लड़ाई तो विचारों की है। क्योंकि हमारी जनता अशिक्षित है, समझ नहीं पा रही है कि दक्षिण पंथ क्या है और वाम पंथ क्या है। नागार्जुन कह रहे थे कि हमको इन दोनों से मतलब नहीं, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। हमको नहीं मतलब कि दक्षिण पंथ क्या है। अगर दक्षिण पंथ रोटी दे रहा है, रोजगार दे रहा है, तो वो सही है। अगर वामपंथ रोटी और रोजगार दे रहा है तो वो सही है। यानी जनता तो रोटी और रोजगार से मुद्दे से, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ना चाहिए, न कि हमको इस विचारों से क्या लेना देना। इसलिए इतिहास के पुनर्लेखन की बात हो रही है। दक्षिण पंथी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं जी, हमारे इतिहास को छोड़ दिया गया और अपेक्षित जगह नहीं मिली। यानी अतीत को देखा जाना फिर से शुरू हो गया है। और अतीत को देखे जाने में समस्या ये है कि वर्तमान कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जा रहा है। यानी जनता के से जो जुड़े मुद्दे हैं वो सब क्या होते जा रहा है। यानी लड़ाई विचारों की ही होती है। यानी हम अपने इतिहास को भूल नहीं सकते। बाप काटे घोड़ा का घास, माई चले गली गली। और एक लोकोक्ति कह रही है कि बाप मरे और बेटे का नाम। तो आप इतिहास के आईने में इस निबंध को देखेंगे। इतिहास, जिस जिस भारतवर्ष का इतिहास और दर्शन, हमारी फिलॉसफी बहुत रिच रही है। और निश्चित रूप से जब विवेकानंद बोल रहे थे 1893 में अमेरिका के भाइयों और बहनों और विश्व बंधुत्व की बात कह रहे थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद की बात कह रहे थे, तो उसके पीछे हमारा अतीत ही था। अतीत दागदार नहीं था, अतीत स्वर्णिम था। किस क्षेत्र में? दर्शन के क्षेत्र में। दर्शन के क्षेत्र में हमारी फिलॉसफी क्या थी? बहुत रिच है। कैसे भाई? हम अनेकांतवाद दे रहे थे कब? 600 बीसी में। हम मध्यम मार्ग की बात 600 बीसी में कह रहे थे। उसके पहले उपनिषद दर्शन, हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, जबकि पश्चिम में इसको पढ़ना पड़ता है। नहीं, तो भारतीय संस्कृति में फिलॉसफी बहुत रिच रही है। इसलिए हम कहते हैं कि हम काफी पहले से उन्नत हैं विचारों के स्तर पर। उपनिषद दर्शन, हमारे यहाँ षट दर्शन की व्यवस्था रही। हमने ईश्वर को नहीं मानने वाले चारवाक को भी देवता माना, उनको भी पूजा। हमने मखली पुत्र गोसाल को भी समझा। नहीं, और जो ईश्वर को मानते रहे उनको भी। हम अकेले घर में भी पूजा करते हैं और करोड़ों कुंभ में स्नान भी लगाते हैं। या पूजा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तीनों स्वीकार्य हैं, है कि नहीं? मान ले हम पूजा नहीं, कोई बच्चा करता है, कोई बात नहीं, हमारे दिल में ही ईश्वर है, वो भी स्वीकार्य है। कोई अकेले घर में पूजा करता है, वो भी स्वीकार्य है।
और करोड़ों मिल के कोई डुबकी लगाता वो भी स्वीकार है। हमने कभी विचारों की टकराहट नहीं रखी। वैचारिक स्तर पर भारतीय संस्कृति समन्वयवादी रही। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते रहे कि मानो लहरें बह बह कर आईं और सब इसी मिट्टी में समाहित हो गई। हमारे यहाँ शक आए, कुषाण आए, हुण आए, मुगल आए, सब इसी मिट्टी में दफन हो गए, सब मिट्टी में एकाकार हो गए। हमने हिंदी और उर्दू का विभेद नहीं रखा। हमने अमीर खुसरो को भी जगह दी। हमने कृष्ण को रसखान के बगैर नहीं पढ़ा। रसखान भी हमारे यहाँ प्रिय हैं, जो कहते हैं कि मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी रसखान भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। जायसी भी हिंदू मतों को मानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम हैं। अब भी आप होली दिवाली की चर्चा करते हैं, शिव महादेव की चर्चा करते हैं। कहीं धर्म के नाम पर झगड़े कभी नहीं रहे। धर्म के नाम पर झगड़े कब शुरू हुए? जब अंग्रेज आए। भाषा के नाम पर झगड़े शुरू हुए जब अंग्रेज आए, यानी सत्ता ने करने की कोशिश की और तब भाषा को बांटा गया, समाज को बांटा गया और सांप्रदायिक उन्माद। और आज़ादी के बाद भी सांप्रदायिकता की बात हुई, हिंदू मुस्लिम दंगों की बात हुई, लेकिन भारतीय मिट्टी में यह खासियत है कि वो दंगों को स्वीकार नहीं करती। आम आदमी को दंगों से कोई लेना देना नहीं। हर महीने कोई फेस्टिवल आ जाएगा, अगर आप दंगे कराएंगे तो 15 दिन के बाद एक नया फेस्टिवल आ जाएगा। पर्व त्योहार से हमारा राष्ट्र क्या है? भरा हुआ है। अभी मकर संक्रांति आया, फिर सरस्वती पूजा आ जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा? शिवरात्रि आ जाएगा, होली आ जाएगा। अब करा लीजिए दंगा। आप दंगा करा ही नहीं सकते, और कराइएगा तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मिट्टी में वो नहीं है, यहाँ की संस्कृति में वो नहीं है। यहाँ की संस्कृति में भाईचारा है, यहाँ की संस्कृति में एकजुटता है। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम देखते हैं अपने यहाँ कास्ट सिस्टम, तो लगता है कि बाप मरे अंधेरिया में और बेटा विश्वगुरु। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता। जब हम अपने सामाजिक बनावट और बुनावट को देखते हैं, फिलॉसफी देखते हैं तो कितनी उन्नत, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष जब देखते हैं, एक जाति में अनेक जातियां, और एक ही जाति के लोग कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, वो नीचे। जो जन्म आधारित, जो कर्म आधारित जाति व्यवस्था थी ऋग्वैदिक समाज में, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी किताबों में कि मेरी माता गेहूं पीस रही है, हम ये कर रहे हैं, मेरा पिता ये कर रहे हैं, सब कर्म पर आधारित। जो कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, कब और कैसे जन्म पर आधारित हो गई, और फिर जन्म पर आधारित होने के बाद इतना विभाजन हुआ कि एंडलेस स्टोरी है। किसी को कहिए कि आप कास्ट सिस्टम में नीचे हैं तो खोज के लाएगा, रुको रुको अभी हम खोज के लाते हैं, हमसे भी नीचे कोई है। आप उसको कहिए कि तुम तो अब नीचे हो गए, तो लगने नहीं, अभी और हम खोज के लाते हैं। और एंडलेस है, और ठीक ऊपर में भी एंडलेस है। और कैसे हो गया भाई, ये किस तरह से हो गया? और अगर ऐसा हो गया तो क्यों नहीं बाहर के लोग आएंगे? क्योंकि सेनाओं को कुछ मिल नहीं रहा था, जो भी मिल रहा था राजा को मिल रहा था। सेनाएं विभाजित थी जाति के आधार पर। वो कहानी आपको याद होगी कि जब बाबर अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ आया, तो उसको लगा कि नहीं भाई, इतनी बड़ी सेना हम जीतेंगे कैसे। तो वेट करता है, एक रात अपना कैंप लगाता है। रात में देखता है कि अलग अलग जगह आग जल रही है। वो पूछता है कि भाई ये अलग क्यों सबकी आग जल रही है तंबू में? तो कहा गया कि नहीं, सबका खाना अलग अलग बन रहा है, क्योंकि एक साथ लोग नहीं खाते। क्यों नहीं खाते होंगे? जाति प्रथा। अब बाबर को लगा कि जो एक साथ खा नहीं सकते, वो एक साथ लड़ कैसे सकते हैं, और छोटी सी टुकड़ी से जीत लिया गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ, क्योंकि समाज तो विभाजित था। समाज विभाजित था, इसका मतलब है कि भारत का जो अतीत था वो इस मामले में दागदार था, वो स्वर्णिम नहीं था। दर्शन के मामले में हम स्वर्णिम रहे, विचार के स्तर पर हम स्वर्णिम रहे, लेकिन कास्ट सिस्टम और धर्म का जो पाखंड है, ये जो पाखंड है, बलि प्रथा थी, आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा
कि भाई बलि प्रथा कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में ही बुद्धिज्म का जन्म हुआ, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहे का आविष्कार ने एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसको आप कृषि क्रांति कहते हैं। आप जब फर्स्ट नगरीकरण पढ़ते हैं इतिहास में तो सिंधु सभ्यता को, और सेकंड नगरीकरण पढ़ते हैं जब लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, क्योंकि अधिशेष पैदा होने लगा था। अधिशेष मतलब अनाज अपने, हाँ, संग्रह के लिए, खाने से अधिक। तो इसलिए आप देखते हैं कि जनपद और महाजनपद का उदय हुआ, और फिर वही वो समय था जब हमको जानवरों की आवश्यकता थी और बलि प्रथा शुरुआत हो चुकी थी। समाज के दर्पण में बलि प्रथा का विरोध होने लगा था। उसी सिस्टम को, उसी विचार को बुद्ध और ऐसे 62 अनीश्वरवादी लोगों ने उस मुद्दे को उठाया और उसका विरोध किया। आप जानते हैं कि अरण्यक कैसे लिखा गया? जब कर्मकांड अधिक था तो कुछ लोग विरोध किए तो सामने नहीं टिक पाए विचारों से, तो उनको जाना पड़ा। अरण्यक मतलब जंगल होता है। तो जंगल में गए, जंगल में एकांत में सोचा समझा तो उपनिषद की रचना हो गई। उपनिषद भी क्या था? अरण्यकों की में जो दर्शन विकसित हुआ उसी को बाद में चल करके हमने उपनिषद दर्शन कहा, और उसी उपनिषद दर्शन पर 62 अनीश्वरवादी विचारों का उदय हुआ, जिसको आप बौद्ध क्रांति कहते हैं, जैन क्रांति कहते हैं। और चारवाक ने तो यहाँ तक कहा कि जगत सत्य है भाई, कोई मोक्ष का चक्कर छोड़ो। और आप मजाक बना दिए चारवाक का कि ऋणयम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीवम सुखम जीवेत। हमने मजाक बना दिया। इतनी अच्छी थ्योरी चारवाक की, हमने चारवाक को बदनाम किया। उन्होंने क्या कहा था? सिर्फ इतना कहा था कि जगत सत्य है, कर्म सत्य है। जो आज हम अब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें भगवान की कहाँ भूमिका है भूमिका? अगर भूमिका है तो 1-2% नहीं, आप 98% काम करेंगे तो 1-2% भाग्य भी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आप कहिए जी हम न पढ़ें भगवान ही मदद कर दें, तो किसी को किए हैं क्या कि जी हम बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और हमको भगवान क्या है? हम प्रतिदिन 8 घंटा मंदिर में तो बैठे रहेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो भगवान मदद करेंगे? या किसी को किया भी है क्या? किया है या करेंगे? भगवान तभी मदद करेंगे जब हम भगवान की मदद करेंगे। हम करेंगे मतलब हम भी 8 घंटा पढ़ेंगे, तब भगवान हमको एकाग्रता देंगे। नहीं, कुछ तो देंगे ही, है ना? क्या नहीं देंगे? जब हम कुछ करेंगे तभी तो वो भी कुछ मदद करेंगे। तो किस्मत ही तो भगवान। और भाग्य है क्या? भाग्य का क्या मतलब है? अपेक्षा से ज्यादा मिल जाए वो भाग्य या भगवान? जो एक्सपेक्टेशन आपका है उससे ज्यादा जो भी मिलता है वो भगवान है। और भाग्य है, किस्मत है, इसी को ना कहते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि जी भाग्य होता क्या है, भगवान का मतलब क्या, तो आप क्या कहेंगे? आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है। आपका एक्सपेक्टेशन है कि जी हमको 60 से 70 अंक इंटरव्यू में मिल जाएगा, और मिल गया 80। अब आप क्या कहते हैं? भगवान ने मदद की। जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा मिल गया, इसी को भगवान कहते हैं। और दुर्भाग्य किसको कहते हैं? जो एक्सपेक्टेशन है उससे नहीं। अब एक्सपेक्टेशन है कि कोई उजले घोड़े पर आएगा, नहीं, स्विट्जरलैंड ले जाएगा, अब पता नहीं कितना सुंदर होगा। अब चूंकि एक्सपेक्टेशन ही बहुत है, नहीं है कि नहीं? और एक पक्ष कह रहा है कि आ गया क्या? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो, क्योंकि हम आस्तिक हैं, चूंकि हम ईश्वर को मानते हैं, और मानते हैं तो कर्म को छोड़ते नहीं हैं। जिस दिन कर्म को छोड़ दिया उस दिन ईश्वर भी आपको छोड़ देंगे, है ना? इसलिए मंदिर में भी लिखा होता है वीर भोग्या वसुंधरा। देखा है कभी? मंदिरों की दीवारों पर लिखा होता है वीर भोग्या वसुंधरा। इसका मतलब क्या है? वसुंधरा मतलब धरती। धरती को वही भोगेगा जो वीर है, जो कर्मठ है। कर्मठता का कोई विकल्प नहीं।
कर्मठता ही ईश्वर बोध है। अगर आप काम करते हैं तो ईश्वर भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बाप काटे घोड़ा का घास अतीत का मतलब है, पृष्ठभूमि का मतलब है, इतिहास का अर्थ लेता है। अगर इतिहास में हमारे यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था है, वस्तु विनिमय है, उसके बाद धीरे धीरे मुद्रा अर्थव्यवस्था है, और फिर हम सोने की चिड़िया कैसे हैं, और फिर अब क्या स्थिति है। अब रिसोर्स 40% रिसोर्स 1% लोगों के पास है, और भूख सूचकांक में हम कहाँ हैं। और एक तरफ हमारी मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, और दूसरी तरफ 90 करोड़ 5 kg अनाज पर। एक तरफ क्या है, मेरे देश की धरती सोना उगले। नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि मेरा अतीत कैसा है। जो संस्कृति अतीत भूल जाएगी, हम समझेंगे कि मेरे पिता कर क्या रहे हैं, मेरा इतिहास क्या कह रहा है। और इतिहास की बहुत भूमिका होती है। इसलिए जो नई पीढ़ी है इतिहास को याद रखेगी, अपनी अच्छी बातों को भी याद रखेगी। हो सकता है हम उज्जवल हों किसी क्षेत्र में, हो सकता है जैसे पति पत्नी का संबंध बहुत उज्जवल रहा भारतवर्ष में, बहुत ही इतनी नारियां, इतना सहयोग कहीं किसी जगह नहीं। सदियां बीत गई सेक्रीफाइस करते करते। नहीं, 7 जन्मों का बंधन। नहीं, सती प्रथा को सहर्ष झेला नारियों ने, आसान नहीं था। बहु विवाह को आसानी से झेला। पृथ्वीराज चौहान जब कई शादी कर रहे थे, संयोगिता और शशिवीरता सब बताई, कितनी यातनाएं झेली, कितना सेक्रीफाइस किया नारियों ने। पुरुष प्रधान समाज, सामंती समाज ने, अब उस वैसा कहीं और विश्व में नहीं है। हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, ज्वाइंट फैमिली थी, कितना लोगों ने सेक्रीफाइस किया। हमारे यहाँ फादर कितना सेक्रीफाइस करते हैं, अपने भले नंगे पैर हों लेकिन आपको नए कपड़े पहनाते हैं। ये बाहर नहीं है, ये अमेरिका का फादर नहीं है ना। तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं हमारे यहाँ। भाषा उन्नत है, इतनी बोलियां हमारे यहाँ, इतनी प्रकृति मेहरबान हमारे यहाँ, जलवायु कितनी अच्छी, जहाँ फेंकिए बीज वहीं वृक्ष बन जाएगा, इतनी अच्छी धरती। और निश्चित रूप से जब ये गाना बना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो धरती की कद्र ही है वो। धरती ने दिया भी है। पहाड़ों, आप देखिए यूरोपीय धरती जो बर्फ से ढकी है, उनको मिट्टी लाना पड़ता है। हमारे यहाँ पानी सदाबहार है, इसलिए जब भी कोई आता है तो उसको एक गिलास पानी देते हैं। हम खूब स्नान करते हैं, कई कई लोग तो एक टंकी पानी स्नान करते हैं। नहीं, इतना पानी, हाँ मतलब पानी कितना है भारतवर्ष में, कितना प्रकृति और दे कितना। इतनी मेहरबान मतलब जिस राष्ट्र में आपका जन्म हुआ वो बहुत सारी चीजों से इनबिल्ट है। उपजाऊ धरती है, पर्यावरण इतना सुंदर है, बदलता हुआ हर 3 महीने के बाद नहीं बदल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो बनाया, हमने बना दिया धर्म में पाखंड। ये हमने बनाया है, ये कोई बाहर से मिला नहीं था, ये हमने बना दिया था। और जब बनाया तो बुद्ध ने इतना जोर पूछा, कहा, लोगों ने कहा कि नहीं जी भाई, ईश्वर के चक्कर में मत पड़ो, काम करो तब ईश्वर मदद करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, मलुक दास को तो व्यंग करना पड़ा, अजगर करे न चाकरी। और कबीर तो काशी की धरती से चीखते रहे, बनारस की धरती से, आपके बगल में ही बनारस है। नहीं, अब ये मत सोचना कि बगल में है, भारत के नक्शे पर बगल में है। नहीं, ऐसा तो नहीं कोई बगल में खोज रहा कहाँ गया काशी। तो कबीर काशी से कहते रहे कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए। दुनिया कितनी पागल है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पत्थर पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं तो पहाड़ ही पूजूं। कबीर ने झकझोरा, कबीर ने हमारे तन मन सबको झकझोरा, लेकिन कहाँ, हम तो सोने वाले रहे, हम तो जाएंगे ही नहीं। कितना कहा कबीर ने। कबीर ने मुस्लिम धर्म को भी कहा, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो चुनाए, काचढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। नहीं,
भाई कितनी तार्किक व्यवस्था, रीजनिंग के साथ बोला। एक बिंदु से विश्व बनो है, को ब्राह्मण को शूद्र, एक ही तरीके से सबका जन्म, कौन श्रेष्ठ सब मानो। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते रहे भाई मानवतावाद, कहाँ हम समझे। लोगों ने यह भी कहा जागो जागो रे भाई, है ना, जगाने की बात हुई, लेकिन हम जगे नहीं। प्रकृति इतना दे चुकी, जैसे कोई विरासत इतना दे दे कि आने वाली संतति विलासी हो जाए। तो नेचर ने इतना दिया कि हम सब क्या हो गए, आलसी हो गए। ठीक है, यानी हम अपने अतीत में अच्छी चीजों को भी देखेंगे, हम अपने अतीत में खराब जो हमने विकृतियां पैदा की उसको भी देखेंगे, लेकिन देखेंगे तभी वर्तमान सुधरेगा। तब वर्तमान अन्वेषण करेगा। तब वो वर्तमान नहीं करेगा जी हम तो पावर हाउस हैं, बाप अंधेरे में था और हम क्या हैं। पावर हाउस कहेगा तो उसके लिए काम भी करेगा, केवल कहने से बात नहीं बनेगी। बनेगी तो जो संस्कृति अपने अतीत की इकोनॉमी को नहीं देखेगा, इतिहास को नहीं देखेगा, ज्योग्राफी को नहीं देखेगा, रिलीजन को नहीं देखेगा, लैंग्वेज को नहीं देखेगा, फिलॉसफी को नहीं देखेगा। जब सिंधु सभ्यता में आप बाहर वैदेशिक संबंधों की जब बात करते हैं, वैदेशिक कूटनीति की बात करते हैं, हमारे यहाँ स्वामी भक्ति कितनी अच्छी रही, मित्रता धर्म कैसा रहा, बहुत शानदार रहा। अतिथि देवो भव कितना शानदार विचार था। ठीक है, अगर हम जीडीपी का 2% और 2.5% शिक्षा पर खर्च करते हैं, और तब अगर विश्व गुरु कहते हैं, तो इसका तब मतलब क्या हुआ कि बाप अंधेरिया में और बेटे का नाम पावर हाउस। 2.5% शिक्षा पर खर्च करके आप विश्व गुरु कैसे बन जाइएगा, संभव ही नहीं। कोई कहे जी हम 1 घंटा पढ़ेंगे और टॉप कर जाएंगे, यही बात हुई ना। हम एजुकेशन पर लगा रहे हैं 2.5%, रिसर्च पर बहुत कम लगा रहे हैं, और क्या बनेंगे 5 ट्रिलियन, कहाँ से बन जाएंगे भाई। ये तो वही बात है कि कोई विद्यार्थी कह रहा है जी हम आधा घंटा केवल किताब खोलेंगे पर एग्जाम में क्या हो जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, संभव ही नहीं। पूरा देखना पड़ेगा, यानी तार्किक अन्वेषण करना पड़ेगा, रीजनिंग के साथ बात, आधुनिक बोध के साथ बात करना पड़ेगा। हम अपनी ज्योग्राफी को, हम अपनी पृष्ठभूमि को, हम अपनी परिस्थिति को, हम अपने अवसर को, हम अपने प्राकृतिक संभावनाओं को, हम अपने भाषाई संभावनाओं को जब तक नहीं देखेंगे, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को जब तक नहीं देखेंगे, तब तक भारत कहता रहे कि जी हम पावर हाउस हैं, तो फिर वही कहा जाएगा कि माई चले गली गली, बेटे का नाम बाहुबली। नहीं, संभव ही नहीं है। माई बेटे में एक संबंध है, अतीत वर्तमान में एक संबंध है, तभी भविष्य बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अतीत को वाटर टाइट बाउंड्री से आप अलग कर दें और वर्तमान को बड़ा कर दें, संभव ही नहीं। हम अतीत के संसाधनों रिसोर्स के साथ ही वर्तमान को बना पाएंगे, या वर्तमान फिर भविष्य की नींव रख पाएगा। क्लियर हुआ। यानी हम अपने अवसरों को देखेंगे, हम अपनी सीमाओं को देखेंगे, हम अपनी कमियों को भी देखेंगे, हम अपनी अच्छाइयों को भी देखेंगे। हमारे यहाँ युवा आबादी है ना, हम युवा राष्ट्र हैं, तो युवा राष्ट्र हैं तो क्या हुआ, हमारे पास अवसर है। हम 145 करोड़ जनसंख्या में टॉप पे हैं, तो टॉप पे हैं तो भीड़ बन जाएंगे, और भेड़ में अंतर कितना है, केवल मात्रा का ही तो अंतर है। भीड़ और भेड़ में क्या डिफरेंस है, एक मात्रा का। तो कब भीड़ से भेड़ बन जाएंगे या बना दिए जाएंगे, ये तब भीड़ हमारा रिसोर्स बनेगा। हम पावर हाउस तभी बनेंगे जब उसके लिए काम करेंगे। 145 करोड़ को हम जब रिसोर्स बना देंगे, हम अपनी मिट्टी का सदुपयोग करेंगे, हम अपनी बुनियाद को मजबूत करेंगे, हम जाति व्यवस्था खत्म करेंगे, हम धर्म का पाखंड खत्म करेंगे, और वास्तविक चीजों में, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण पाठशाला में होता है। राष्ट्र का निर्माण कहाँ होता है, पाठशाला में। तो जब तक शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, जब तक परिवार उन्नत नहीं होगा, शिक्षा, वास्तविक शिक्षा नहीं होगी, रियल एजुकेशन नहीं होगा, रोजगार, बेरोजगारी विस्फोट के कगार पर है, कैसे बनेंगे।
तो इंडिविजुअल के केस में है, राष्ट्रीय केस में है, संस्कृति के केस में है, समुदाय के केस में है। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी तभी उन्नत होगी, गांव के लोग कहें कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बात करें, और पता चले कि वो गांव कैसा है, एक अच्छा विद्यालय नहीं, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं, और गांव के लोग क्या कहें, नहीं, और गांव का नाम ही बदल दें तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब लिख लेंगे, ये इतिहास से भी जोड़िए, इकोनॉमी से जोड़िए, दर्शन से जोड़िए, भाषा से जोड़िए, अच्छी बातों को लिखिए, नकारात्मक बातों को लिखिए, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को लिखिए, अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ना होगा, क्योंकि हम जो आज करते या कहते हैं वो सब अतीत को भी प्रभावित करता है या नहीं। मान लिया कि 2025 में हो सकता है कि हमारे दादाजी और पिताजी न हों, और हम कुछ बात करते हैं और कहते हैं, तो मेरा अतीत दागदार होगा कि नहीं, या अच्छा होगा कि नहीं। आप कहें कैसे होगा, वो तो बीत चुका, होगा कैसे होगा। मान लिया कि आप कुछ काम करते हैं, तो आपके परदादा, हो सकता है आप गांव छोड़ के आ गए, पटना में बस गए, तो कैसे, वो कैसे प्रभावित होगा। हाँ बिल्कुल सही है, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोग क्या कहेगा, अरे हम जानते हैं इनके पूर्वज भी क्या है, बहुत संस्कारी लोग थे, नहीं। और तब कहेंगे कि बाढ़े पूत पिता के धर में, पिता ने अच्छा काम किया होगा तो पुत्र को क्या मिला, प्रगति। अगर आप खराब करेंगे तो वही लोग कहेंगे हम जानते हैं इनका संस्कार क्या था, नहीं, यानी अतीत दागदार हो गया। तो अगर ये बच्चा कह रहा है कि जी हम तो दुर्गा दास हैं या पावर हाउस हैं, नहीं, तो अतीत भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। समझ में आया? तो थोड़ा सा लिखिए, तो लिख लेंगे या नहीं। इसको खेल से भी जोड़िए, भाई हम खेल में, हम इसको रंगमंच, रंगमंच में हमने कितना काम किया है बताइए। कभी आपने सुना हो कि भारत सरकार ने कोई नया थिएटर बनाया हो, मान लीजिए किसी को एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ जाइएगा, बताइए। कोई बच्चा अभिनय में आगे बढ़ना चाहता हो तो कहाँ जाएगा, एनएसडी। इसके बाद खत्म, समाप्त। 145 करोड़ का भारत, एक एनएसडी से क्या होगा, और एनएसडी में टीचर ही नहीं है। आप शिक्षा की रैंकिंग में आपके विश्वविद्यालय कहाँ ठहरते हैं, बगल में पटना विश्वविद्यालय है 2 कदम पर, जाइए साइंस कॉलेज। एक समय किसी बच्चे का जब साइंस कॉलेज में एडमिशन होता था तो गार्जियन निश्चिंत हो जाता था। आज से 20-25 वर्ष पहले, 90-80-70 का जो दशक था, 60 का दशक, 1917 में आपका विश्वविद्यालय बना है। 60-70 दशक इतिहास कितना गौरवशाली, 80 तक आप देखिए, 90 तक देखिए, 90 से विचलन शुरू हो जाता है। इसके पहले जरा देखिए, 50 का दशक, 60 का दशक, 70-80 का दशक, उस पीढ़ी से मिलिए साइंस कॉलेज वालों से, और आप 2025 वाली पीढ़ी हैं, नहीं, बताइए। वही कॉलेज, वही बिल्डिंग, वही इतिहास, भाई जिसमें 60 के दशक में जिसका साइंस कॉलेज में होता था, पटना कॉलेज में एडमिशन होता था, उसका गार्जियन निश्चिंत हो जाता था। और आज कौन पूछ रहा है, आप साइंस, पटना बिहार का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय और सबसे अच्छा कॉलेज क्या है, कौन पूछ रहा है, बताइए। तो हमने क्या, तो यही बात हुई ना कि भाई कई बार तो अतीत को भी हमने दागदार किया है। अतीत मेरा उज्जवल रहा, आज हमने क्या कर दिया है एजुकेशन सिस्टम को। कोई पूछेगा भी कि हम, आप कहिए पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हाँ तो ठीक है, नहीं। और जरा 60 के दशक वाले बच्चों से पूछिए, जब वो गांधी मैदान से पैदल आता होगा साइंस कॉलेज, क्योंकि उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी परिवहन की, है ना, तो जो लेके चलता होगा,
और यहाँ बीसी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जब टी लेके चलता होगा, टी देखा इंजीनियरिंग बच्चों को लेते हुए, तो लोग देखता होगा अच्छा किसके घर का लड़का है? भाई क्या प्रतिष्ठा रहती होगी, नहीं? अब सोचिए, आज कोई टी लेके घूमे, क्या डंडा लेके घूम रहा है, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ये हम विकास किए हैं, ये हम शैक्षिक विकास किए हैं, नहीं। पूरे बिहार में एक लॉ कॉलेज है चाणक्य वाला, फ्लैट अभी शुरू हुआ। मेडिकल पीएमसीएच का हाल जाके देख लीजिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम क्या कहें कि हम क्या बन जाएंगे, कहाँ से बनेंगे? बनेंगे तो हेल्थ सेक्टर में भी हम कहाँ हैं, बहुत पीछे हैं। नहीं, हेल्थ सेक्टर में हमने कितने एम्स बना दिए, हमने कितने, अब देखिए भीड़ कितनी है एम्स में, कहाँ से है भाई? सब तो संतान, 95% सब मनु की ही तो संतान। कोई सौभाग्यवान है और कोई सौभाग्य नहीं है, ये है 98%। सौभाग्य नहीं है। जन कवि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र लिख रहे थे कि कुछ लोग सौभाग्यवान मनुपुत्र हैं और कुछ लोग सौभाग्यवान नहीं हैं। हरिजन गाथा उन्होंने कविता लिखी और कहा कि भाई ये परिवर्तन होना चाहिए, कुछ व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो आप समझ गए, इसको आप हेल्थ सेक्टर से जोड़िए, खेल से जोड़िए। कोई विद्यार्थी जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का, बहुत संभावना है। कोई संगीत बहुत अच्छा खेलता हो, संगीत बहुत अच्छा बजाता हो, कोई चीज, कहाँ कोई अवसर ही नहीं है, कोई अवसर। एक अवसर लगा कि भाई 2000 वैकेंसी निकला, देखिए, नहीं। अगर ये हर साल 2000 आता और निश्चित समय पर होता, निश्चित समय पर एग्जाम होता, एक प्रक्रिया होती, तो बताइए कितना अच्छा सिस्टम होता, लोग पढ़ते। नहीं, पेपर लीक नहीं होता है ना, सिस्टम काम करता। तो फिर लोग क्या करते, एक सिस्टम में पढ़ते, अच्छे विद्यार्थी होते। उसी तरह से खेल का भी कोई सिस्टम होता, संगीत का भी कोई सिस्टम होता, नहीं, अलग अलग, तो कितना हमारा रिसोर्स क्या होता। और अंततः सब भारत की ही तो संतान है, सब मिल करके किसका। और जो अच्छे हैं वो प्रतिभा पलायन हो जाता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, बाहर चले जाते हैं, नहीं। तो अतीत के सभी पक्षों को देखना, जो आपका बेस्ट है वो भी, और जो बेस्ट नहीं है वो भी। तो आप वर्तमान दोनों से प्रेरणा ले। अगर पिता अंधेरे में है तो बेटे का कोई औचित्य नहीं है कि वो क्या कहे। हाँ, पिता अंधेरे में है तो उसका वो प्रबंधन करे, जुबान से अधिक काम बोले। लेकिन यहाँ प्रोवर्ब में क्या है, व्यंग है, वक्रोक्ति है, उपहास है, क्योंकि ये ग्रामीण औसत सच को व्यक्त कर रही है। और इसमें बहुत सारे, ये उस युवा पीढ़ी पर है, एक बुजुर्ग के द्वारा कहा गया, औसत रूप से बुजुर्ग के द्वारा कहा गया। नहीं, ये कब लोकोक्ति विकसित हुई होगी कि कई ऐसे युवा वर्ग के लोग होंगे जो अपने अतीत को भूल करके वो क्या करते होंगे, बड़ी बड़ी बात करते होंगे। अब ये धीरे धीरे लोकोक्ति क्या हो गई, विकसित हो गई। और ऐसी कई लोकोक्तियां विकसित हुई, माई चले गली गली, हाँ, देखिए, फिर फादर पर अब बना। तो ऐसी कई सिमिलर लोकोक्तियां बनी, ठीक है। तो लिखा जाए या फिर दूसरा पढ़ा जाए, थोड़ा लिख लिया जाए तो लिखिए। अतीत वर्तमान और भविष्य, अतीत वर्तमान और भविष्य,